दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन बैंकिंग सेक्टर के गॉडफादर के बारे में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आरबीआई की। आरबीआई जिसे भारत का सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, जो भारत में महंगाई को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ भारत सरकार के कर्ज उधार का भी ख्याल रखता है। आरबीआई वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जिससे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की हालत अच्छी रहे। वो भले ही बैंकिंग नेशनलाइजेशन हो या फिर एलपीजी रिफॉर्म्स हो, डिमोनेटाइजेशन का वक्त हो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोविड के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की खस्ता हालात हो, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को उस मुसीबत से निकालने में आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आज हम खासकर इस चीज पर बात करेंगे कि किस तरह बैंक्स जब किसी भी तरीके की चुनौती का सामना करते हैं तो उस समय आरबीआई के प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव मेजर्स उनको उस समस्या से, उस चुनौती से, उस चैलेंज से बाहर निकाल कर लाते हैं। चाहे वो यस बैंक क्राइसिस हो या कोई भी और बैंक, जब भी वो क्राइसिस में जाता है तो उस समय आरबीआई उस क्राइसिस को मैनेज करता है, कम करता है। दोस्तों मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिवाली के शुभ अवसर पर चहल एकेडमी आपके लिए लाई है कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। आप 4 नवंबर तक हमारे कोर्सेज में इन डिस्काउंट्स के साथ एनरोल कर सकते हो। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको एक सिंपल सा कोड फॉलो करना है, विच इज DIWALI। अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको लगभग 50% का डिस्काउंट इन कोर्सेज पे मिलेगा। लाइव फाउंडेशन बैच में और रिकॉर्डेड बैचेस दोनों में ही ये डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। अब आपको दिल्ली आने की, क्वालिटी एजुकेशन के लिए दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप जॉब में हैं, जॉब प्रोफेशनल हैं, तो भी आप क्वालिटी एजुकेशन को अवेल कर सकते हैं बिना लाइव क्लासेस को लिए। आपको सेम कोड दिवाली को यूज करना है, राइट। इससे ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर क्लिक करें या फिर यहां पर जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9625921993, इस पर आप कॉल करके भी ये सारी जानकारी कोर्सेज की प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1990 से लेकर 2020 तक जितने भी बैंकिंग क्राइसिस आए हैं, मार्केट क्रैश हुआ है, कोविड-19 आया है, डीमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आया, ये सारी की सारी चीजों में आरबीआई ने हमारे बैंक्स को बाहर निकाला है। और हमने देखा कि किस तरह जीएफसी के बाद, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बहुत ज्यादा तेजी से बैंक के एनपीएस बढ़ते हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बढ़ने की वजह से बैंक्स की कैपिटल जो है वो ड्राई हो जाती है। कैपिटल ड्राई होने की वजह से बैंक को ज्यादा से ज्यादा आरबीआई से उधार मांगना पड़ता है। आरबीआई ऐसे समय में भी बैंक्स का साथ देता है और नए नए मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को लेकर आता है, जिसमें से एक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट। तो पुअर रिस्क बैंक के पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से और इनएडिक्वेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जैसी एक समस्या हमारे सामने आई 2008 से 2015-16 के बीच में। और लगातार अब एनपीएस हम देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं। These crises necessitated a robust response from the RBI to restore confidence and stability of the masses in the public sector banks. अब आप बैंक में जाते हो, आप बैंक को अपना पैसा देते हो, इस ट्रस्ट पर ही देते हो कि बैंक आपको रिटर्न्स के साथ, इंटरेस्ट रेट के साथ, आपका पैसा सेविंग्स रेट के साथ आपका पैसा वापस करेगा। मतलब आपको बैंक से पैसा कुछ बढ़कर ही मिलेगा। अगर ऐसे में ये प्रॉब्लम आ जाए कि बैंक्स आपका पैसा वापस दे ही ना पाए तो आपका क्या बैंक पर से विश्वास धीरे धीरे खत्म नहीं होता चला जाएगा, राइट। इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो लगातार एनपीएस को बढ़ाते चले जा रहे हैं, उनमें लगातार एनपीए बढ़ता चला जा रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो वहां पर एनपीए इतना तेजी से नहीं बढ़ा है, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है एनपीए के परसेंटेज में। किन सेक्टर्स ने ये किया है, कौन से सेक्टर्स मेजर ऑफेंडर्स हैं, तो हम देखें तो इंडस्ट्री, अगर हम इंडस्ट्री के मार्क को देखें तो 19.3%, मतलब जितने टोटल लोन्स दिए गए, जितने टोटल एडवांस किए गए लोन्स, उनमें से 20% के आसपास लोन्स जो हैं वो एनपीए हो गए हैं। एग्रीकल्चर को हम बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, मगर एग्रीकल्चर में फिर भी जो एनपीएस है वो काफी हद तक कम है। इन सभी एनपीएस जैसे प्रॉब्लम्स को से जूझने के लिए आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एनहांसमेंट लाता है। आरबीआई के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, राइट। उसके बारे में हम बात करेंगे। इन रिस्पॉन्स टू प्रीवियस क्राइसिस द आरबीआई एनहांस्ड इट्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और उसमें सबसे बड़ा रोल रहा है बेसल 3 फ्रेमवर्क का, बेसल 3 नॉर्म्स का। बेसल 3 नॉर्म्स बीसीबीएस, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन ने लॉन्च किए थे बेसल 3 नॉर्म्स। और बेसल 3 का इंप्लीमेंटेशन अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से तो इंडिया में अभी नहीं हुआ है,
बट आरबीआई ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेसल 3 नॉर्म्स का इंप्लीमेंटेशन इंडिया में कर दिया। आरबीआई ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिंजेंट एसेट क्वालिटी रिव्यू। जब 2011 में बैंक्स की लिक्विडिटी ड्राई हो गई और बैंक्स को पैसे की जरूरत पड़ी, तो आरबीआई को पता चला कि भाई बैंक्स के पास तो इंटरबैंक लिक्विडिटी है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि बैंक्स कहीं ना कहीं अपनी जो सेविंग्स हैं उनको बर्बाद कर चुके हैं, उनको एनपीए कर चुके हैं, राइट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब बैंक्स बार बार आकर के आरबीआई से पैसा मांग रहे हैं लिक्विडिटी के लिए, राइट। तो इसके लिए आरबीआई ने एक एसेट क्वालिटी रिव्यू करना चाहा कि भाई बैंक के पास जितनी एसेट है उनकी क्या क्वालिटी है, इसका रिव्यू किया जाए। एसेट क्वालिटी रिव्यू में निकल करके आया बैंक्स के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है कैपिटल क्रंच का, बैंक के पास कैपिटल ही नहीं बची है, राइट। तो टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस एनपीएस इफेक्टिवली प्रमोटिंग अ हेल्दियर बैंकिंग एनवायरनमेंट। देखो, बैंक के चलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बैंक में लिक्विड कैपिटल हो, लिक्विड एसेट्स हो, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हो, राइट। तो इसके लिए आरबीआई कई सारे डिफरेंट नॉर्म्स, कई सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स जो है उनका इंप्लीमेंटेशन बैंक के ऊपर करता है। अब हम बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में अगर बात करें तो बेसल 3 नॉर्म्स के 3 बेसिक पिलर्स हैं, राइट। ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस में आता है, ठीक है। पिलर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इट इनहैंसेस मिनिमम कैपिटल एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। बेसल 1 और बेसल 2 में जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स CRAR कम होता था, अब वो बढ़ा दिया गया, सारी कंट्रीज के लिए बढ़ा दिया गया, राइट। कि आपको ज्यादा कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो रखना है, मतलब जितने आप लोन्स दे रहे हो उसके लिए कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको हर वक्त रखनी पड़ेगी और कुछ आपको हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स रखनी पड़ेंगी, जिससे आप अगले 30 दिनों का जो कैश आउटफ्लो है उसको मैनेज कर पाओ, राइट। दूसरा पिलर की अगर हम बात करें तो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए और प्लानिंग करने के लिए कोई ना कोई सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क की हमें जरूरत है जो रिव्यू करे इसको। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, आरबीआई है। तो आरबीआई को रिव्यू करने का, एसेट क्वालिटी रिव्यू करने का जो अथॉरिटी है वो बेसल 3 नॉर्म्स में मिलती है। पिलर नंबर 3 की बात करें अगर, तो हर एक बैंक को मार्केट डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब बैंक के ऊपर 3 तरीके का रिस्क है, देखिए, क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है और मार्केट रिस्क है, ठीक है। तो बैंक्स को मार्केट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा और जब भी बैंक के ऊपर कोई भी रिस्क हो तो बैंक को वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा बिफोर इट्स रेगुलेटरी बॉडी, राइट। तो हमारे देश में कौन है, आरबीआई है। आरबीआई इसके लिए कुछ एक्शंस लेता है, जैसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। मान लीजिए कोई बैंक लगातार एनपीए पर एनपीए करता चला जा रहा है और बैंक के पास जो क्वालिटी एसेट्स हैं उनमें गिरावट आती जा रही है और एनपीए बढ़ता जा रहा है, तो बैंक जो आरबीआई है उस ऐसे बैंक्स पर पीसीए फ्रेमवर्क लगाता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लगाता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क वाज एस्टैब्लिश्ड टू एड्रेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ऑफ बैंक्स प्रॉम्प्टली। इट इंक्लूड्स मेजर्स लाइक इनहैंस्ड सर्विलांस, बैंक्स पर सर्विलांस को बढ़ा दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए जाएंगे लेंडिंग पर, और कैपिटल इन्फ्यूजन की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको भी चेंज किया जाएगा। 3 तरीके का रिस्क थ्रेशोल्ड है, ठीक है। पहले रिस्क थ्रेशोल्ड में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट कर दिया जाएगा, प्रॉफिट्स का रेमिटेंस लिमिट कर दिया जाएगा, प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को इक्विटी इन्फ्यूज करने को बोला जाएगा, उनका लिवरेज कम कर दिया जाएगा। थ्रेशोल्ड 2 की अगर हम बात करें तो वहां पर ब्रांच एक्सपेंशन, जो ऑपरेशनल रिस्क बढ़ता है, ब्रांच ज्यादा बढ़ाने से ऑपरेशनल रिस्क बढ़ता है, तो इसलिए आरबीआई लिमिट कर देगा ब्रांच एक्सपेंशन को, इवन स्टाफिंग, ओवर स्टाफिंग को भी लिमिट करता है, राइट। साथ ही साथ रिस्क थ्रेशोल्ड 3, अगर तीसरे लेवल पर रिस्क पर है बैंक, ठीक है, बहुत ही बुरी हालत है, तो ऐसे में इनके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी रोक लगा दी जाएगी, अदर देन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, राइट। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो हर 2 साल में एक बार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है, राइट। द आरबीआई पब्लिशेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स बाईएनुअली, providing insights into the banking sector health. These reports assess vulnerabilities, stress test scenarios and macroeconomic indicators. Right? बैंक के macroeconomic indicators कैसे हैं? ठीक है, बैंक कितनी बैंक के पास कैपिटल है, किस क्वालिटी की एसेट है, टियर 1 कैपिटल कितनी है, टियर 2 कैपिटल कितनी है, इन सब चीजों के बारे में हम पता कर सकते हैं। They serve as a crucial tool for policy makers and stakeholders to gauge systemic risks and formulate necessary interventions. Right? इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोविड टाइम्स में आरबीआई ने बैंक्स को वार्न किया था अबाउट द राइजिंग एनपीए। बैंक में लगातार जो ग्रॉस एनपीए है वो 13.5% तक बढ़ गया था, तो ऐसे में आरबीआई बैंक्स को लगातार वार्न भी करता है कि भाई आपका एनपीए बढ़ रहा है, इस एनपीए को कम करने की कोशिश करो, ठीक है। और आरबीआई ने ऐसे समय में
क्या क्या काम किए, जैसे कि कोविड टाइम्स में अगर आप देखो तो मॉरेटोरियम पीरियड, आरबीआई ने ज्यादा एनपीएस ना हो इसके लिए 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड दिया था। साथ ही साथ आरबीआई ने अपनी जो पॉलिसी रेट्स हैं उनको भी काफी हद तक कम कर दिया था, जिससे कि एनपीएस धीरे धीरे कम होते चले जाए। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स को बढ़ाया था, राइट। टू preemptively address potential crisis, the RBI conducts stress tests on banks. Stress test करता है। These tests evaluate banks' resilience under adverse economic conditions. राइट, कोविड-19 के समय आरबीआई ने क्या किया था, कई सारे मेजर्स लिए थे टू स्टेबलाइज बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि रिड्यूसिंग द रेपो रेट, इंट्रोड्यूसिंग मॉरेटोरियम्स ऑन लोन रीपेमेंट्स एंड एनहांसिंग लिक्विडिटी थ्रू वेरियस फंडिंग स्कीम्स। बहुत सारी फंडिंग स्कीम्स, ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फंड किया था, ठीक है। मुद्रा स्कीम आई थी, आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया था, राइट। उसके अलावा लंबे समय के लिए आप रेपो ऑपरेशन कर सकते हो, तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इन एक्शन से क्या हुआ, इन एक्शन से बोरोवर्स और लेंडर्स मतलब बैंक्स दोनों को ही सपोर्ट मिला। आप देख सकते हैं किस तरह से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को लगातार कम किया गया था, मतलब पॉलिसी रेट्स को कम किया गया था, राइट, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा और क्या क्या पैकेजेस दिए गए थे, जैसे सिडबी को 90 डेज का चूंकि मॉरेटोरियम है तो इसलिए 90 डेज के लिए रीफाइनेंस फैसिलिटी 15,000 करोड़ की सिडबी को दी गई थी। रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एक्सटेंडेड फ्रॉम 9 months to 15 months, राइट। टेनोर ऑफ प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंक्रीज फ्रॉम 1 year to 15 months, 15 महीने के लिए, मतलब 1 साल से 15 महीने कर दिया गया, जिससे ज्यादा दिनों तक कैपिटल हमारे पास रहे। Withdrawal from state consolidated sinking fund relaxed, resulting in release of additional 13,300 crore, मतलब स्टेट जो लेते हैं कैपिटल उसको बढ़ा दिया गया, 13,300 करोड़ का रिलीज किया गया स्टेट्स के फेवर में, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस चीज को पहुंचा सके, उस फैसिलिटी को पहुंचा सके। इसके अलावा लाइन ऑफ क्रेडिट एग्जिम बैंक के लिए लाया गया था, 90 दिनों के लिए बढ़ाया गया था उसको, ठीक है। उसके अलावा 6 महीने से 12 महीने तक बढ़ा दिया गया था इंपोर्ट्स में जो रेमिटेंसेस आते हैं उसको, और इंटरेस्ट वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज में जो इंटरेस्ट आना है उसका डिफरमेंट किया गया था 3 महीने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को परमिट किया गया था टू रिस्टोर द मार्जिन ऑफ वर्किंग कैपिटल टू देयर ओरिजिनल लेवल्स ऑफ March 31, 2021, जिससे कि लगातार बैंकिंग सेक्टर में जो वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ी थी और बैंक ज्यादा से ज्यादा लेंड कर पाए थे। बैंक के लेंडिंग करने की वजह से हमने देखा था कि हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ी थी और हमने वी शेप्ड रिकवरी करी थी ड्यूरिंग कोविड, राइट। आरबीआई की इस प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव अप्रोच की वजह से हमारा इंडियन बैंकिंग सेक्टर हमेशा से बचा रहा है, हमेशा से किसी भी मुसीबत को हम बहुत इजीली झेल गए हैं। आरबीआई चूंकि इंटरवीन करता है तो इसकी इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज जो है उसकी वजह से और मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क्स की वजह से इंडियन बैंकिंग सेक्टर कभी भी बहुत सीवियर क्राइसिस सिचुएशन में नहीं गया है। सो आई होप दिस discussion will give you an oversight about RBI's importance for our Indian banking sector. So this was our discussion. Thank you so much, and if you want more such informative videos, do subscribe to the channel. Thank you so much.